हेलो। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 में उपबंधित सिद्धांत दोहरे दंड के विरुद्ध विचारण से संबंधित प्रश्न की चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित सवाल उच्चतर न्यायिक सेवा, जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा और विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विधि की परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम 8 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। नंबर 1, सामान्य न्याय प्रशासन का सिद्धांत क्या है। एक, इस सिद्धांत का आधार क्या है। 2, इस सिद्धांत से संबंधित विधिक प्रावधान कहाँ पे हैं। 3, इन प्रावधानों में जो शब्दावली प्रयुक्त की गई है उसका बेसिक डिफरेंस क्या है। स्पेशली धारा 300 में जो सिद्धांत है विचारण के विरुद्ध सिद्धांत, वो कब लागू होगा और कब लागू नहीं होगा, अर्थात इस सिद्धांत का अपवाद क्या है। इससे संबंधित एग्जाम्पल्स क्या हैं, केस लॉ क्या है। केस लॉ में जो पुराने लीडिंग केस हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे और जो आधुनिक न्यायिक दृष्टिकोण है हम उसकी भी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम सिद्धांत पे अगर आ पाए तो सामान्य न्याय प्रशासन का एक सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए ना तो दोबारा दंडित किया जाए और ना ही उसका दोबारा विचारण किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत का अगर आधार देखें तो इसमें हम एक मैक्सिम की बात करते हैं और ये जो मैक्सिम है इसमें 2 प्रकार की मैक्सिम है। एक नेमो डेविड विस बैक्सरी और दूसरा है अट्रोफाइस एक्यूट। दोनों का मतलब है, जो पहली मैक्सिम है नेमो डेविड विस बैक्सरी, नो मैन शैल बी पुट ट्वाइस इन पेरल फॉर द सेम ऑफेंस। ये इस मैक्सिम का अभिप्राय है, यानी किसी भी व्यक्ति को एक ही मामले में 2 बार खतरे में नहीं डाला जाएगा। दूसरा जो एट्रोफाइस एक्यूट है, इट मीन्स द पर्सन हैज बीन एक्यूटेड ऑन ए सेम चार्ज ऑन व्हिच ही इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एक व्यक्ति को एक बार दोष मुक्त कर दिया गया है तो पुनः उसको उसी मामले में विचारित नहीं किया जाएगा। इसी विचार को हॉकिंस महोदय ने भी स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को एक ही मामले में 2 या 2 से अधिक बार खतरे में नहीं डाला जाएगा। ये हॉकिंस महोदय का विचार है और इसी हॉकिंस महोदय साहब के विचार की और जो मैक्सिम में जो सिद्धांत है उसको एक लीडिंग केस आर वर्सेज माइल्स के मामले में क्वीन बेंच ने भी एक्सेप्ट किया है। तो इस तरीके से जो हमारा सामान्य न्याय प्रशासन का सिद्धांत है कि एक ही व्यक्ति को एक ही मामले में 2 बार ना तो दंडित किया जाएगा और ना ही विचारण किया जाएगा, इसको हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। एक, मैक्सिम के आधार पे, तो 2 मैक्सिम है, विचार के आधार पे यानी हॉकिंस साहब के विचार से, और तीसरा जो केस लॉ है आर वर्सेज माइल्स क्वीन बेंच का केस। ये तीनों का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो सिद्धांत हमारा निकल के आ जाता है कि किसी एक व्यक्ति को एक ही मामले में 2 से अधिक बार ना तो दंडित किया जाएगा और ना ही विचारण किया
अब ये जो सिद्धांत है इसका स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पे हम अगर देखें तो संविधान में इस सिद्धांत की झलक हमको आर्टिकल 20 सब क्लास 2 में मिलती है। अगर हम सीआरपीसी में आए तो धारा 300 सब क्लास 1 में उपबंधित है। सीपीसी में जाए तो धारा 11 में उपबंधित है। एविडेंस में जाए तो धारा 40 और धारा 115 में उपबंधित है। आईपीसी में जाए तो धारा 71 में उपबंधित है। और हम साधारण खंड अधिनियम जनरल क्लॉजेस एक्ट में जाएं, उसकी धारा 26 में यही इसी सिद्धांत की चर्चा की गई है किसी न किसी रूप में। अगर हम इन विधियों में जो सिद्धांत है उसमें जो प्रयुक्त शब्दावली है उसको देखें तो संविधान में जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है, किसी एक व्यक्ति को एक ही मामले में 2 बार ना तो अभियोजित किया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा। सीआरपीसी में दोबारा विचारण करने से प्रतिषेध है। सीपीसी में दोबारा वाद दायर किए जाने से प्रतिषेध है। एविडेंस एक्ट की धारा अगर 40 और 115 को देखें तो 40 में पूर्व निर्णय का सिद्धांत है कि अगर एक बार कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा मामला निर्णीत हो चुका है तो दोबारा उस निर्णय का आधार निर्णय हो जाएगा और बात खारिज कर दिया जाएगा। और 115 की अगर आप बात करें डॉक्टर स्टॉपेल तो दूसरी बात करने से या दोबारा नई बात कहने से प्रतिषेध किए जाने की बात कही गई है। और जब हम आईपीसी की बात करें तो 71 में भी यही बात है, एक व्यक्ति के ऊपर 2 बार दंडित न किया जाए। और जब हम साधारण खंड अधिनियम की धारा 26 की बात करते हैं तो इसमें भी है, यदि कोई एक व्यक्ति एक अपराध करता है और उसके जो प्रोविजंस हैं वो 2 या 2 से अधिक विधियों में है, ऐसे व्यक्ति को किसी एक विधि में यदि दंडित कर दिया गया है या विचारण कर दिया गया है तो फर्दर उस व्यक्ति का अन्य विधि में कोई विचारण नहीं होगा। अब ये प्रोविजन के बाद चूंकि हम आज इस लेक्चर में स्पेशली सेक्शन 300 सीआरपीसी की चर्चा कर रहे हैं तो हम अन्य विधियों में जो प्रिंसिपल है उनको हम यहाँ पे नहीं लाएंगे। प्रोविजन तो हमने देख लिया, लेकिन अब उसकी चर्चा नहीं, स्पेशली 300 की बात करते हैं। धारा 300 में उसके जो सब क्लास 1 में है वो बेसिक प्रिंसिपल है। धारा 300 सब क्लास 1 कहती है कि किसी भी एक व्यक्ति को यदि किसी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा विचारण करके उसे दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया गया है तो पुनः उस व्यक्ति को उसी मामले में दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा। ये सामान्य सिद्धांत सेक्शन 300 सब क्लास 1 में उपबंधित है। दूसरे शब्दों में अगर आप देखें कि धारा 300 का में जो सिद्धांत है वो कब अप्लाई होगा, तो इसके लिए 3 बेसिक चीजें हैं। नंबर 1, सक्षम न्यायालय के द्वारा मामले का पूर्व में विचारण किया गया हो। दूसरा, विचारण के उपरांत व्यक्ति को दोष मुक्त या दोष सिद्ध कर दिया गया हो। और तीसरा, ऐसी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का जो आदेश है अभी वो इन फोर्स है, अभी वो परिवर्तन में है। अगर उसके परिवर्तन में रहते पुनः ऐसे व्यक्ति को उसी मामले में दोबारा विचारित करने की बात आई तो धारा 301 अप्लाई हो जाएगी और उस व्यक्ति को विचारण करने से रोक देगी। ये सामान्य सिद्धांत 300 सब क्लास 1 में है। अब सवाल उठता है कि क्या इस सामान्य नियम का कोई अपवाद है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि किन परिस्थितियों में किसी एक व्यक्ति को एक ही मामले में दोबारा विचारित किया जा सकेगा। इससे संबंधित प्रोविजन भी उसी धारा 300 की सब क्लास 2 से लेकर के सब क्लास 6 में उपबंधित है, जो एक्सेप्शन के रूप में है। 2 रूपों में आप कह सकते हैं इसको कि इस धारा का अपवाद कहाँ है, 300 सब क्लास 2 से सब क्लास 6 के बीच में, अथवा धारा 300 कब अप्लाई नहीं होगी उसका भी प्रोविजन है धारा 300 सब क्लास 2 से लेकर के 300 सब क्लास 6 के बीच में 5 एक्सेप्शन है।
अब हम एक एक एक्सेप्शन की चर्चा करते हैं। अगर एक्सेप्शन एक को देखें, जो सेक्शन 300 सब क्लास 2 में है, तो उसमें है कि राज्य सरकार की सहमति से धारा 220 सब क्लास 1 के अधीन यदि पृथक आरोप लगाया जा सकता था किंतु नहीं लगाया गया है, तो ऐसा अपराध जो संयुक्त विचारण हो सकता था नहीं हुआ, किंतु बाद में उस अपराध का आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण भी किया जा सकेगा। और यह बात एक लीडिंग केस था, सत्यनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983 में भी ये बात कही गई है। अच्छा, अब इसी को अगर और दूसरा केस ला के साथ देखें तो एक और लीडिंग केस है, मेसर्स पी मोहम्मद कर्मे वर्सेस प्रवर्तन निदेशक 1993। ये भी एक लीडिंग केस है। इस मामले में अगर फैक्ट पे जाएं तो इस मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत टैक्स चोरी के लिए एवं विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के अंतर्गत एक कार्यवाही आरंभ की गई। अपीलार्थी को समुद्री सीमा शुल्क के अधीन दोष मुक्त कर दिया गया, किंतु विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के अंतर्गत विचारण जारी रखा। जब उसे समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दोष मुक्त कर दिया, तो उस व्यक्ति ने न्यायालय में अगली जो कार्यवाही अभी चल रही है उसको चैलेंज कर दिया कि एक व्यक्ति को अगर एक विधि के अंतर्गत दोष मुक्त किया गया है तो अगली किसी अन्य विधि के अधीन उसका विचारण नहीं किया जा सकता। मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये दोनों विधियां अलग अलग हैं, दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। अगर उसे सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत दोष मुक्त किया गया है तो उसे विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के अंतर्गत उसका विचारण किया जाना विधि सम्मत है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ दोहरे दंड के विचारण का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसी प्रकार से जब आप एक्सेप्शन 2 पे जाएं, यानी 300 सब क्लास 3 पे, वहां पे है कि यदि अपराध का एक तात्कालिक परिणाम किसी व्यक्ति को अपराध के तात्कालिक परिणाम पर दोष सिद्ध किया गया हो और फिर पश्चातवर्ती परिणाम उसका कुछ और निकला हो, तो ऐसे पश्चातवर्ती परिणाम पर उसका पुनः विचारण किया जा सकेगा और उसको दोष सिद्ध किया जा सकेगा। अगर इसको देखें तो ये इसी के दृष्टांत बी में है कि यदि उपहत कारित करने के लिए ए का विचारण किया गया, उसे दोष सिद्ध कर दिया गया, किंतु जिस व्यक्ति को ग्रेवियस हर्ट ए के द्वारा कारित हुई थी उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो न्यायालय ने कहा कि पुनः ऐसे व्यक्ति को मानव वध के लिए विचारित किया जा सकेगा और इसमें धारा 300 सब क्लास 1 का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। इसी प्रकार से जब हम अगले एक्सेप्शन पे आते हैं, एक्सेप्शन 3 पे, जिसका प्रोविजन 300 सब क्लास 4 में है, उसमें है कि यदि प्रथम विचारण न्यायालय, मामले का जो पहली बार विचारण किया है वह न्यायालय अगर उस अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम नहीं है, तो बाद में ऐसे अभियुक्त का विचारण पुनः कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा किया जा सकेगा। अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो जैसे बी के विरुद्ध संपत्ति की चोरी करने के लिए द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वो दोष सिद्ध कर दिया जाता है। उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात लूट के विरुद्ध आरोप लगा करके उसका विचारण नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि यदि एक किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को आरोपित किया गया है और जिस न्यायालय ने उसको विचारण किया, दोष सिद्ध किया,
अगर वह न्यायालय पुनः कॉम्पिटेंट नहीं है और दोष सिद्धि कर दिया है, तो फर्दर उस व्यक्ति का विचारण किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा किया जा सकेगा और यहाँ पे दोहरे विचारण का सिद्धांत अप्लाई नहीं होगा। इससे संबंधित बहुत लीडिंग केस हैं, जैसे सब्बा शिवम वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सब्बा शिवम वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 1976 का केस है। पुरंदर दास गुप्ता वर्सेस एम्परर 1939 का केस है, ये भी लीडिंग केस है। एम्परर वर्सेस जीवराम धनकरजी ये 1916 का केस है और इसमें प्रारंभ में ही न्यायालय ने कह दिया था यदि पूर्ववर्ती न्यायालय के पास विचारण करने की क्षमता नहीं है और अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया गया है, तो न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध ऐसे अभियुक्त का पुनः विचारण किया जा सकेगा। ये तो इस संदर्भ में जो पुराने केस हैं उसकी बात है। इसके बाद एक एक्सेप्शन और है, एक्सेप्शन नंबर 4, जो 300 में उल्लेखित है। न्यायालय की सम्मति से यदि किसी अभियुक्त को धारा 227 यानी सेशन ट्रायल मामले के विचारण में उन्मोचित किया गया है, धारा 245 यानी वारंट ट्रायल के मामले में व्यक्ति को उन्मोचित किया गया है, अथवा धारा 258 सेशन ट्रायल के मामले में उन्मोचित किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुनः विचारण किया जा सकेगा। यहाँ पे भी धारा 300 में उपबंधित विचारण, दोहरे विचारण के सिद्धांत लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार से जो अगला और लास्ट एक्सेप्शन है जो 300 में है कि धारा 300 की कोई बात वो साधारण खंड अधिनियम की धारा 26 और सीआरपीसी की धारा 188 पर प्रभाव नहीं डालेगी। अगर जनरल क्लॉजेस एक्ट की धारा 26 की बात करें तो इसमें प्रोविजन है यदि एक अपराध 2 या 2 से अधिक विधियों में उपबंधित है तो और किसी एक व्यक्ति को उनमें से किसी एक विधि के अंतर्गत विचारण करके दोष सिद्ध कर दिया गया है, तो पुनः ऐसे व्यक्ति को दूसरी विधि के अंतर्गत विचारण नहीं किया जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन ऐसा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ की प्रॉब्लम बन के आती है तो आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, और वो है 300 सब क्लास 3। ये अगर इस मामले में दोष सिद्ध किया गया है तब तो फर्दर इसका विचारण होगा, लेकिन अगर ऐसे एक्यूज्ड को दोष मुक्त कर दिया गया है तो फर्दर उसका विचारण नहीं होगा। यानी सेक्शन 300 का जो सब क्लास 3 है वो दोष मुक्ति के विरुद्ध लागू नहीं होता, केवल दोष सिद्धि के विरुद्ध लागू होता है। और इससे संबंधित एग्जाम्पल ई और एफ है, इलस्ट्रेशन ई और एफ, इसको ध्यान देने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस संदर्भ में दो बात और है। एक जो विचारण शब्द इस्तेमाल हो रहा है सेक्शन 300 का शब्द विचारण, सवाल उठता है कि विचारण में क्या शामिल है। क्या गुण दोष के आधार पर किसी मामले को विचारण किया गया हो वही शामिल है, या अगर नॉन मेरिट बिना गुण दोष के किसी मामले को निर्णित कर दिया गया है तो वह विचारण भी शामिल है। उत्तर मिला कि सेक्शन 300 का शब्द जो ट्रायल है वो दोनों को कवर करता है, यानी गुण दोष के आधार पर विचारण किया गया है तो उसको भी शामिल करता है, और बिना गुण दोष के आधार पर किसी मामले को अंतिम रूप से निर्णित कर दिया गया तो उसको भी शामिल करता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अगर आप सेक्शन 320 की बात करें, 320 जो कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात है, इसमें न्यायालय अपने विवेक से किसी को सजा नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 320 उसमें दो स्थिति बनती है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो पक्षकार स्वयं कंपाउंड कर लेते हैं,
और कुछ अपराधों को न्यायालय की कंसेंट से कंपाउंड किया जाता है। लेकिन जो सहमति बनती है वो पक्षकारों के बीच में बनती है और न्यायालय उस सहमति को वैसे मान लेता है। इसलिए कह सकते हैं कि इस मामले को अंतिम रूप से तो निर्णित किया गया, किंतु यहाँ पे मेरिट की बात नहीं आई, क्योंकि जो कुछ काम करना था वो पक्षकारों ने किया, न्यायालय ने केवल अपनी स्वीकृति दी। और आप जानते हैं कि कंपाउंड के उपरांत जो अभियुक्त छोड़ा जाता है उसका परिणाम दोष मुक्ति होता है, क्योंकि धारा 300 ने दोष मुक्ति और दोष सिद्धि दोनों को कवर किया है। इसलिए यह दोष मुक्ति नॉन मेरिट पे है, किंतु यह भी इंक्लूड है। इसी प्रकार से 321, अगर प्रोसिक्यूशन ने किसी मामले को वापस ले लिया तो न्यायालय उस मामले को वापस कर देगा, कंक्लूजन हो जाएगा, लेकिन इसे भी नॉन मेरिट के आधार पर विचारण की बात करेगी। इस तरीके से आप कह सकते हैं, जैसे चाहे प्ली बार्गेनिंग का मैटर हो, वो दोष सिद्धि पे भी नॉन मेरिट का है, वो भी शामिल है, और 320 और 321 में जो कंक्लूजन हुआ वो भी ट्रायल की श्रेणी में आएगा, लेकिन वो बिना गुण दोष के विचारण किया गया है, इसलिए वो भी शामिल है। तो आप एक लाइन कह सकते हैं कि धारा 300 में जो शब्द ट्रायल है वो दोनों को कवर करता है, जो मेरिट के आधार पर विचारण किए गए हैं या जो बिना मेरिट के आधार पर विचारण। अब इसमें एक दो बड़े महत्वपूर्ण लीडिंग केस हैं, या यूं कह सकते हैं कि न्यायालय का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। इस संदर्भ में एक केस है टीपी गोपाल कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बहुत ही रिसेंट केस है, अभी ये 26 दिसंबर 2022 को निर्णित हुआ है। टीपी गोपाल कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो 26 दिसंबर 2022 को निर्णित हुआ है। इस मामले में न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि यदि अभियुक्त पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा विचारित किया गया और दोषमुक्त या दोष सिद्ध किया गया है, तो ना तो उसी अपराध के लिए पुनः विचारण किया जाएगा और ना ही भिन्न अपराध के लिए विचारण किया जाएगा यदि उसका फैक्ट सेम है। अभी तक हम पुराने सिद्धांतों में एक लाइन पढ़ते आए हैं कि उस व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए दोबारा ट्रायल नहीं किया जाएगा, लेकिन इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दो तथ्यों को थोड़ा और विस्तार दे दिया कि ना तो उसी अपराध के लिए विचारण किया जाएगा, ना ही भिन्न अपराध के लिए यदि उसका तथ्य समान है तो भी उसका विचारण नहीं किया जाएगा। टीपी गोपाल कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2022। इसी से संबंधित एक और आधुनिक दृष्टिकोण है, वो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सैयद हसन सुभान। ये है 2019 का केस है, और इस मामले में अभियुक्त के पास एक स्टोर था, दुकान थी कह सकते हैं, और उस दुकान का नाम था ओम शांति पान सेंटर। पान की दुकान थी। उस पान की दुकान पे गुटखा, पान मसाला और चीज़ें बेचा करता था। एक वैन हुआ, राज्य सरकार ने रोक लगाई कि अब किसी भी सार्वजनिक दुकानों पे या सार्वजनिक इस तरीके से पान गुटखा मसाला नहीं बेचा जाएगा। कुछ डाउट हुआ, उसकी दुकान पे छापा पड़ा और उस छापे के दौरान पान गुटखा मसाला मिला और अन्य प्रतिबंधित चीज़ें उसकी दुकान से मिली। अभियुक्त पर आईपीसी की धारा 188 और 272 के अंतर्गत चार्ज लगाया गया तथा धारा 59 ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत भी उस पर चार्ज लगाया गया। अभियुक्त को सीजीएम साहब ने धारा 59 के अंतर्गत दोष मुक्त कर दिया, जबकि वो इस अधिनियम के अंतर्गत विचारण करने के लिए सक्षम ही नहीं था। न्यायालय ने निर्णित किया कि ऐसे अभियुक्त को 59 के अंतर्गत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत पुनः विचारित किया जा सकता है, क्योंकि पूर्ववर्ती न्यायालय कॉम्पिटेंट नहीं था। और इसी मत का समर्थन न्यायालय ने सचिन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 में भी किया है। इस प्रकार से आप इस धारा 300 के संदर्भ में
एक 3 महत्वपूर्ण लीडिंग केस टीपी गोपाल कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो 2022 का है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सैयद हसन सुभान जो 2019 का है, और सचिन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 का। इन 3 केसों के माध्यम से आप इसके नए विचार को भी शामिल कर सकते हैं न्यायालय के। तो इस तरीके से आप धारा 300 में जो प्रिंसिपल है कि किसी एक व्यक्ति को विचारण नहीं किया जाएगा, दोबारा विचारण नहीं किया जाएगा उसी अपराध में, उससे संबंधित नियम 300 सब क्लास 1, उसके संबंधित एक्सेप्शन 300 सब क्लास 2 से 6 में उपबंधित है। इसके प्रोविजन अन्य जो अधिनियम में है उसकी आपने चर्चा किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बार आप इसको रिवीजन करेंगे, नोट्स बना लेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको और भी जुडिशरी से संबंधित जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरे लेक्चर्स हैं, वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई सुझाव की ज़रूरत होगी तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।